हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। स्टूडेंट्स, एग्जाम्स बहुत करीब आ चुके हैं और इन्हीं एग्जाम्स को देखते हुए आपके लिए पॉलिटिकल साइंस में माइंड मैप्स आए हैं। ठीक, तो क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम है और थ्योरी सब्जेक्ट है, काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, तो थोड़ा सा ऐसा हौच पौच हो जाता है और आपको ऐसा लगता होगा कि कुछ हमें ऐसे वीडियोस मिल जाएं या कुछ कंटेंट ऐसा मिल जाए कि हर एक चैप्टर में क्लियरिटी हो जाए। ठीक, तो इन्हीं क्लियरिटीज़ के लिए आपके लिए माइंड मैप्स आए हैं, तो जो कुछ इस तरीके से आपके माइंड में ऐसा हो रहा है वो होना बंद हो जाएगा और आपको हर एक चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 1 है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ठीक, इसका माइंड मैप देखेंगे। माइंड मैप का मतलब ये है कि ये जो मैं आपको समझाने वाली हूँ उसकी इमेज आपके माइंड में आ जाएगी और उसके बाद क्या होगा, जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो आपको क्लिक हो जाएगा कि हाँ यार, ये वाला पॉइंट मुझे यहाँ पर लिखना है और ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। ठीक, माइंड मैप पढ़ने के बाद हर एक पॉइंट को थोड़ा सा और क्लियरिटी में पढ़ लेंगे ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो स्टार्ट करें। ये है हमारा माइंड मैप। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, फोकस करना है ये पॉइंट पर। क्या लिखा हुआ है? द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो हम ऐसे सर्कल में चलेंगे, ऐसे सर्कल में चलते चलते पूरा पॉइंट जैसे ही क्लियर होगा तो जो ये चैप्टर है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है, कहाँ से स्टार्ट करें? यहाँ से स्टार्ट करते हैं। व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम? सोवियत सिस्टम क्या था? अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उनको आप दिमाग में बैठा लो। ये फैक्ट आपको पता होने चाहिए। बाकी लैंग्वेज आपको आती है, कीवर्ड्स आपके पास हैं, नहीं है तो अभी क्लियर हो जाएंगे, तो वर्ड्स भी याद हो जाएंगे और इसी के साथ एक एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या था सोवियत सिस्टम? जैसे ही ये क्वेश्चन आए या कहीं भी इसके बारे में पूछा जाए तो आपको ये 1 2 3 4 5 पॉइंट्स याद रहने चाहिए। क्या लिखा हुआ है? यूएसएसआर केम इनटू बीइंग आफ्टर द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया इन 1917। कब आया यूएसएसआर? सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन होता है 1917 में, 1917 में, और उसके बाद यूएसएसआर आ जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सोवियत सिस्टम कैसा था? तो पॉलिटिकली सेंटर्ड था अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी इसको सेंटर्ड कर रही थी, मतलब कि मेनली किसने ऑक्यूपाइड करके रखा था पूरे सोवियत सिस्टम को? कम्युनिस्ट पार्टी ने। और एक मेन पॉइंट यहाँ पर यह भी है कि कोई भी अपोजिशन नहीं था। ठीक, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। थर्ड पॉइंट पर हम आते हैं जो कि आप हाईलाइटेड पॉइंट में देख रहे हैं, ग्रेट पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सोवियत सिस्टम क्या था? ग्रेट पावर था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। एक ये पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स में। स्टेट ओनरशिप कैसी थी? डोमिनेंट थी। इतना याद रखना बस। आप तो क्या करो, थोड़ा सा अगर मैं यहाँ लिख के बताऊं आपको तो ऐसे लिख लो, स्टेट ओनरशिप डोमिनेंट थी। देखो, पूरा खेल ना सिर्फ कीवर्ड्स का है पॉलिटिकल साइंस में, उसके अलावा सारी लैंग्वेज है। आप सोचो अगर इतना बड़ा चैप्टर ये एक स्लाइड पर आ गया है तो इसमें कितना हम शॉर्ट कर सकते हैं चीज़ों को। बस हमें क्लियर होने चाहिए कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स। ठीक, तो ये याद रखना कि स्टेट ओनरशिप डोमिनेंट थी, लैंड और प्रोडक्टिव एसेट्स ओन किए जाते थे और कंट्रोल किए जाते थे सोवियत स्टेट के ही द्वारा। और सोवियत सिस्टम बहुत ज़्यादा उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक बन जाता है और अथॉरिटेरियन बन जाता है। बस इतना सा खेल था सोवियत सिस्टम का। अब क्वेश्चन आ जाए सोवियत सिस्टम क्या था, तो स्टार्टिंग से बस ये याद रखना है कि सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ रशिया में 1917 के बाद, उसके बाद सोवियत सिस्टम आता है। सोवियत सिस्टम में कम्युनिस्ट पार्टी सेंटर्ड थी, अपोजिशन पार्टी नहीं थी, ग्रेट पावर था ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, स्टेट ओनरशिप डोमिनेंट थी, जितने भी लैंड और प्रोडक्टिव एसेट्स थे इसे कंट्रोल करने का काम, ओन करने का काम सोवियत स्टेट का था, और सोवियत सिस्टम ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन था। ठीक, तो अब हमारा ये वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। हम एक और व्यक्तित्व के बारे में पढ़ते हैं, गोर्बाचेव के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि गोर्बाचेव गोर्बाचेव काफ़ी अच्छे रिफॉर्म्स लेके आते हैं, सुधार लेकर आते हैं, सिर्फ लेकर आते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते और एक कहीं ना कहीं तक ये जो डिसइंटीग्रेशन था इसको नहीं रोक पाते हैं और सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो सबसे पहले तो एक कूप होता है इनके अगेंस्ट में, एक तख्ता पलट होता है 1991 में। ठीक, और ये तख्ता पलट कौन कर रहे थे? तो कम्युनिस्ट पार्टी के हार्डलाइनर्स।
कूप मतलब कि एक तख्ता पलट, ठीक, क्लियर हुआ। और अब तख्ता पलट मतलब कि गोर्बाचेव थे, ये हट के अब कोई और व्यक्ति आ गए, तो कौन आया लीडरशिप में? लीडरशिप में आ जाते हैं बोरिस येल्त्सिन, ठीक। 1991 में लीडरशिप किसकी रहती है? येल्त्सिन की, और इन्हीं के लीडरशिप में रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, ये 3 कंट्रीज हमेशा पूछी जाती है कि कूप के बाद मेनली किसने डिसबैंड किया। डिसबैंड मतलब भंग किया, सोवियत यूनियन भंग हो चुका है, किसने डिक्लेयर कर दिया था? तो रशिया, यूक्रेन और बेलारूस ने। रशिया को अब सोवियत यूनियन का सक्सेसर माना जाता था। ऐसा देखा गया कि सोवियत यूनियन की जहां कहीं भी, जैसे कि वर्ल्ड बैंक में, IMF में, जो इम्पोर्टेंट UNSC में जो प्लेसेस थी, वो सीट अब किसकी हो गई थी? रशिया की हो गई थी। इसलिए कहा जाता है कि रशिया को सक्सेसर स्टेट कंसीडर किया गया सोवियत यूनियन का। रशिया ने सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज और कमिटमेंट्स एक्सेप्ट किए सोवियत यूनियन के, और 25 दिसंबर 1991 को, ये डेट याद रखना, इस दिन गोर्बाचेव रिजाइन कर देते हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन। तो ये कहानी थी गोर्बाचेव और डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन की, ठीक, क्लियर हुआ। अब ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो ये 2 पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं। Why did the सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट? एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सोवियत यूनियन क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ था। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर रखना, देखो कुछ पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा हाइड हो रहा है शायद से, हम इसे मेन स्लाइड पर देखेंगे तब क्लियर हो जाएगा। सोवियत पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन सारे क्या थी? देखो मेन चीज़ क्या थी, कोई भी चीज़ डिसइंटीग्रेट कब होती है? मान लो आप बहुत सारा पढ़ के चले गए, अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या लिखें, तो आप एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि किसी भी चीज़ का डिसइंटीग्रेशन क्यों होगा? वीकनेस की वजह से। तो यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना कि सोवियत सिस्टम की इंटरनल वीकनेस के कारण ये डिसइंटीग्रेट होता है। पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, इन सब में इंटरनल वीकनेस थी, और इस वजह से यहाँ की जो लोगों की आकांक्षाएं थी, जो एस्पायरेशंस थी लोगों की, वो कहीं ना कहीं तक ये लोग फुलफिल नहीं कर पाते हैं और सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, ठीक। सोवियत सिस्टम स्टेगनेंट हो जाता है। स्टेगनेंट का मतलब एक ठहराव हो जाता है, हर एक चीज़ रुक जाती है यहाँ के प्रशासन में, और पॉलिटिकली भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं तक स्टेगनेंसी आ जाती है, ठीक। अब इंडिया से रिलेट करके अगर हम पढ़ें तो इंडिया ने, जैसे डिसइंटीग्रेशन के बाद की हम बात करें, तो इंडिया ने काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन किए पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री के साथ, और कम से कम 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स इंडिया और रशिया के बीच में साइन हुए हैं 2001 तक, इंडियो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट ऑफ 2001 में, ठीक, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुए डिसइंटीग्रेशन के, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले ये देखो, जो आप लोग, एक तो ये हाईलाइटेड पॉइंट्स है ना, ये और इम्पोर्टेंट है। तो एंड ऑफ आर्म्स रेस, एक जो आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशन चल रही थी, जो विचारधाराओं का आमना सामना हो रहा था, आर्म्स रेस कहीं ना कहीं तक 2 स्टेट्स के बीच में चल रही थी, वो ख़त्म हो जाती है। पावर इक्वेशंस चेंज होती है, कैसे? यूनिपोलर वर्ल्ड हम देखते हैं जिसमें हम USA का वर्चस्व लहराता है, ये देखते हैं। कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, IMF, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा, ये सारी, इन सभी की पावर इक्वेशंस में चेंजेस आते हैं, और सोवियत ब्लॉक का एंड हो जाता है, द एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक, ठीक, क्लियर हुआ। अब एक मेन पॉइंट है जहाँ पर सभी को प्रॉब्लम आती है, और वो है शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम्स, ठीक। इसमें क्या करना है? तो कुछ नहीं, इसमें भी हम इसी साइकिल की तरह चलेंगे और सब कंप्लीट कर लेंगे। अभी जैसे आप देखते होंगे कि मैथ्स में, साइंस में हम माइंड मैप्स के थ्रू सारा सब कुछ पढ़ लेते हैं, और आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट से सुनते होंगे कि हम सब कुछ एक स्लाइड पर सब कंप्लीट हो जाता है, फॉर्मूले एक बार कंप्लीट हो गए तो हम सब सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरीके से आपका ये एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आप सारे क्वेश्चन के आंसर्स बहुत आसानी से लिख सकते हैं, ठीक। अब शॉक थेरेपी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो शॉक थेरेपी क्या थी? शॉक थेरेपी के मतलब ये समझ लेना कि हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति की अगर डेथ होने वाली है तो उसे शॉक थेरेपी दी जाती है, देखा होगा, उसको उठाया जाता है शॉक थेरेपी देके। तो कुछ इस तरीके से ये शॉक थेरेपी थी। क्या थी? तो ये एक मॉडल ऑफ ट्रांजिशन था, ट्रांजिशन मॉडल था। मेन पॉइंट ये याद रखना, कहाँ पर था? तो रशिया, सेंट्रल एशिया और ईस्ट यूरोप में। और इसे इन्फ्लुएंस्ड किसने किया? देखो सिर्फ 3 चीज़ें हैं शॉक थेरेपी में, इसमें इन्फ्लुएंस्ड किया इसको वर्ल्ड बैंक और IMF ने, और इसे कहा गया
शॉक थेरेपी, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ क्या लेकर आए, एक मॉडल ऑफ ट्रांजिशन लेकर आए, मतलब इनसे इन्फ्लुएंस होकर ये कंट्रीज मॉडल ऑफ ट्रांजिशन लेके आई जिसे हमने शॉक थेरेपी कहा। अब पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम्स की बात कर रहे हैं कि मतलब कि कम्युनिस्ट के बाद जो एक शासन हुआ उसमें शॉक थेरेपी हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो रूबल है रशियन करेंसी ये डिक्लाइन हो जाती है, ओल्ड सिस्टम जो था सोशल वेलफेयर का वो डिस्ट्रॉय होता है और वर्चुअल डिसअपीयरेंस हो जाता है सारी इंडस्ट्रीज का। ये 3 पॉइंट आपको एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं, वेरी शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं, शॉर्ट आंसर में भी पूछ सकते हैं और लॉन्ग आंसर में भी पूछ सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको फैक्ट पता है, मान लो एमसीक्यू में पूछ लिया कि क्या क्या हुआ शॉक थेरेपी में, रूबल करेंसी डिक्लाइन, ओल्ड सिस्टम, सोशल वेलफेयर का डिस्ट्रॉय हुआ, एंटायर इंडस्ट्री का वर्चुअल डिसअपीयरेंस। वेरी शॉर्ट में 2 पॉइंट पूछे, 2 पॉइंट लिख देना, शॉर्ट आंसर में ये पूरा पॉइंट, लॉन्ग आंसर में थोड़ा सा और हम क्या करेंगे, एलैबोरेट कर देंगे। ठीक, क्लियर हुआ। अब लास्ट हमारा बचता है कि ये रिवॉल्ट की अगर हम बात करें तो ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था ट्यूनीशिया से, जहां पर करप्शन के अगेंस्ट में स्ट्रगल स्टार्ट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी के अगेंस्ट में स्टार्ट होता है और ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट में टर्न हो जाता है। ठीक, और फिर हम देखते हैं ये शॉक थेरेपी। ठीक, क्लियर हुआ। अब ये माइंड मैप आपने कम से कम आई थिंक 5 से 10 मिनट लगा होगा या थोड़ा सा और ज़्यादा मिनट, और उसमें आपका ये पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब हम आ जाते हैं इन्हीं पॉइंट्स को एक बार याद कर लेते हैं और आपका ये चैप्टर अभी ख़त्म कर देते हैं। तो व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, यूएसएसआर आया सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन के बाद, कहाँ पर हुआ था, रशिया में 1917 में। पॉलिटिकल सिस्टम में कम्युनिस्ट पार्टी थी, नो अपोजिशन पार्टी, कोई भी अपोजिशन पार्टी नहीं थी। सोवियत यूनियन ग्रेट पावर बनता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और सोवियत सिस्टम में जितने भी लैंड और प्रोडक्टिव एसेट्स थे उन्हें स्टेट ओनरशिप में कंट्रोल करने लगते हैं और स्टेट ओनरशिप डोमिनेंट हो जाती है और इस वजह से सोवियत सिस्टम ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन बन जाता है। ठीक, क्लियर हुआ है यहाँ तक। आगे देखो, गोर्बाचेव और डिसइंटीग्रेशन आ जाए तो यहाँ पर तख्ता पलट हुआ 1991 में, कम्युनिस्ट पार्टी ने किया। येल्स्टिन अपोजिंग लीडर की तरह आए इस कूप में, और बोरिस येल्स्टिन इमर्ज एज अ लीडर इन अपोजिंग दिस कूप। और बोरिस येल्स्टिन कैसे होते हैं, इमर्ज होते हैं एज अ लीडर, और उसके बाद 1991 में येल्स्टिन की लीडरशिप में रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, सोवियत यूनियन भंग कर देते हैं, इस तरीके का डिक्लेरेशन कर देते हैं। अब रशिया सक्सेसर स्टेट हो जाता है सोवियत यूनियन का। रशिया सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और कमिटमेंट्स को एक्सेप्ट कर लेता है सोवियत सिस्टम की जगह पर, और 1991 25 दिसंबर को गोर्बाचेव रिज़ाइन कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, सोवियत क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ, तो ये मेन पॉइंट याद रखना, इंटरनल वीकनेस थी सोवियत की, पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की, ये कहीं ना कहीं तक लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए और रिस्पॉन्सिबल हुए। सोवियत यूनियन स्टैग्नेंट हो जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सेंस में। ठीक, क्लियर हुआ। चैप्टर का रिवीजन है, बस जल्दी जल्दी हम सारी चीज़ें समझते जाते हैं। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन किए। 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स इंडिया और रशिया के रहे। इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट ऑफ 2001 में कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, आर्म्स रेस की एंड हुआ, आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशंस, जो एक विचारधाराओं का आमना सामना चल रहा था, इनडायरेक्टली अटैक जो चल रहा था वो कहीं ना कहीं तक समाप्त हुआ। पावर इक्वेशंस चेंज हुई, यूनिपोलर वर्ल्ड, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी आईएमएफ वर्ल्ड बैंक में, और सोवियत ब्लॉक खत्म हो गया। ये 3 पॉइंट एटलीस्ट आपको याद रखने चाहिए। शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम्स में ये मॉडल ऑफ ट्रांजिशन था, हमने पढ़ लिया। रशिया, सेंट्रल एशिया और ईस्ट यूरोप में ये कुछ कंट्रीज के जो नाम है, जैसे कि रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, डिसबैंडेड सोवियत सिस्टम, ये याद रखो। शॉक थेरेपी में रशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्ट यूरोप किससे इन्फ्लुएंस्ड हुए, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से, और इसे क्या कहा गया, शॉक थेरेपी। आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ इससे, तो रूबल जो रशियन करेंसी थी डिक्लाइन हुई, सोशल वेलफेयर सिस्टम सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड हुआ और वर्चुअल डिसअपीयरेंस हो गया इंटायर इंडस्ट्रीज़ का। और एक रिवॉल्ट हम देखते हैं जो ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुआ, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को लेके, और ये टर्न हो गया पॉलिटिकल मूवमेंट में। तो ये सारी चीज़ें हमें द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में पढ़नी थी। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। माइंड मैप इसका कंप्लीट हो गया, रिवीजन हो गया। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, और इससे ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट माइंड मैप के साथ, और एग्जाम से पहले सारे माइंड मैप्स हम कंप्लीट कर लेंगे, आपका हर एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो अगर ये चैप्टर
जिस तरीके से हमने कंप्लीट किया है आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल स्टेप अप अकेडमी को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।